कुछ कुछ जगह पे हम सुन रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं। सबसे बड़ा कैश प्राइज कितना मिला है आपको? आपका पहला सैलरी एज एन एथलीट क्या था? 2026 एंड तक ये बैन रहेगा जी आपके ऊपर। जी नवंबर 28 तक। तो आपने उनको तो समझाया होगा। हाँ, बहुत समझा है मैंने। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोर्ट में एग्रीमेंट करके दो। भरोसा नहीं था। और मीडिया में उस टाइम न्यूज़ ऐसा फैल रहा था कि धोती गर्ल्स नहीं है, वो बॉयज़ है। तो इसलिए वो लड़की के साथ भाग के इतना मेडल लिया है। मैं देखूँगी मैरी कॉम हो, सचिन तेंदुलकर हो, साइना नेहवाल हो, पीटी उषा हो, वो सब पॉलिटिक्स कैरियर में गया है। तो आप ये बताइए कि आपका पहला सैलरी एज एन एथलीट क्या था? पहला सैलरी 5,000 था, और ये कहाँ मिला था आपको? ओएनजीसी की तरफ से। ओएनजीसी की तरफ से पहला सैलरी आपका 5000 मिला था जी, आपको। ये कब मिला था? ये 2013 में 13 में मिला था। सबसे बड़ा कैश प्राइज कितना मिला है आपको? 3 करोड़ मिला है। 3 करोड़ मिला है। जी। उसमें टीडीएस कटा है कि नहीं कटा है? पहले तो टीडीएस कटा नहीं था, वो उन्होंने मुझे दे दिया था। बाद में मुझे इनकम टैक्स फाइल करने के बाद मेरा 50 लाख कट हो गया। अच्छा ठीक। अच्छा। अगर आप देखेंगे 1 साल में सबसे ज़्यादा कमाई आपने कितना किया हुआ है? किसी 1 साल में? 2018-19 में। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि अगर आप अपने बच्चों को रनर बनाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ़ ये नहीं कि मेडल्स हैं, प्राइज़ है, उसमें पैसा नहीं, भी है। 2018 में मेरा जितने हुए थे काफ़ी प्राइवेट कंपनी से मुझे आड़ आने लगा। हुँ, मैंने काफ़ी बड़ा-बड़ा लोकल ब्रांड का भी आड़ भी किया मैंने। हुँ। फ़ोन का किया था, शैम्पू का किया था, मसला का भी किया था, धूपकाठी का भी किया था, एनर्जी ड्रिंक का भी किया और पूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे, मैंने शू का भी आड़ हुँ। किया। काफ़ी बड़ा-बड़ा प्राइवेट कंपनी का मैं आड़ भी किया मैंने, तो ब्रांडिंग कितने किया का था। आपने आईटी फाइल किया हो उस बार? अ, 2018-19 की अगर बात करें तो? 18-19 में ज़्यादा नहीं किया मैंने, 25 लाख किए थे। अगर 1 साल देखें जहाँ पे आप पीक पे थे परफ़ॉर्मेंस में, बहुत सारे ब्रांड डील्स मिल रहे थे, अवार्ड मिल रहा था, तो टोटल आपका जो अर्निंग है कितना हो गया होगा 1 साल में? मुझे याद नहीं, याद पता नहीं नहीं। है। अच्छा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि करोड़ों में है, हाँ, 5 करोड़ से अबव होगा। 5 करोड़ से अबव होगा। मतलब जर्नी आपकी रही है 5000 से 5 करोड़ तक जी। और जो कि आपने शायद कितने साल में 5-6 साल में पूरा हाँ, किया 6 हुआ है। साल। तो ये सिर्फ़ आप स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स वजह ही हुआ। स्पोर्ट्स के वजह से ही आपको ये जर्नी और ये सक्सेस आपको देखने को मिला है। जी, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो आपने खरीदी हो आज तक, घर को छोड़ के? बीएमडब्ल्यू कार खरीद के। ये कब खरीदा आपने? ये 2019 में खरीद किया। 2019 में। नहीं, 18 एंड को नवंबर को अच्छा, कौन-सा सीरीज़ है बीएमडब्ल्यू का ये? 320 300 320 आपने खरीदा 320 था। अच्छा, और सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो आपको मिला होगा किसी से? घर मिला है मुझे। अच्छा, घर मिला है हाँ, आपको, किड की तरफ से। किड की तरफ से आपको घर मिला हुआ है। जी। सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो आपने अपने पेरेंट्स को दिया होगा? मेरी पेरेंट्स के लिए मैंने घर गिफ्ट किया क्योंकि मैं बचपन में जब वो थी तो एक ही छोटा-सा कुड़िया था और कुड़िया के अंदर में हम 5-6 जो फैमिली में रहते थे। तो मेरा एक ही सपना था जिस दिन मैं खेल में पैसा कमाऊँगी तो उस पहल में घर गाँव में मेरा मम्मी और डैडी के लिए, मेरी सिस्टर लोग के लिए घर बनाऊँगी। और आज मैं 3 फ्लोर का एक बड़ा-सा बड़ा बिल्डिंग मैंने गिफ्ट कराया, मैंने बना के दिया मैंने घर। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन आउटरनिंग योर कंपटीशन, योर डाउट्स, सोशल स्टिग्मास और दुनिया की हर वो चैलेंजेस जो लाइफ आपको दे सकती है विथ फुल स्पीड। मीट दूती चांद, इंडियाज फास्टेस्ट वुमेन स्प्रिंटर, जिन्होंने कि ना सिर्फ इंडिया के लिए मेडल्स जीते, नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाके हाइपर एंड्रोजनिज्म के खिलाफ केस लड़ा और जीत भी हासिल की। थैंक यू दूती फॉर जॉइनिंग अस। बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू। तो पहले ना हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बताइए कि बचपन में आप कैसे थे? क्या था परिवार का हाल? बेसिकली मैं उड़ीसा की जाजपुर ज़िला की चकपुर गाँव से मैं बिलोंग करती थी बचपन में। मेरी फैमिली में 6 सिस्टर, 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला के टोटल 9 मेंबर। और मेरी फैमिली तो बहुत पुअर थी उस टाइम में, क्योंकि पापा का जो कमाई था पर मंथ सिर्फ 500 रुपीज़ था इस टाइम में। क्योंकि हम एक बुनाकर परिवार से बिलोंग करते थे। मेरे पापा ने एक कपड़ा बनाते थे, तो कपड़ा बनाने के लिए 15 दिन लगता था एक साड़ी बनाने के लिए। 200 से 250 रुपया मजदूरी मिलता था उस टाइम में। तो उसी में इतना बड़ा फैमिली चलाना बहुत दिक्कत हो रहा था मेरे पापा के लिए। तो उसी फैमिली में एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना इतना तो आसान नहीं था उस टाइम में। लेकिन ये स्कूल लेवल में जब मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने हर साल में चैम्पियन बनी रही मैंने। तो मेरी मम्मी ने मुझे सलाह दिया कि दीदी तू अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे तो खेल में थोड़ा ध्यान दो और खेल को तुम्हारा
कैरियर बनाऊँ। तो अगर बचपन की बात करें, मतलब जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं 5 साल की उम्र तक, तब तो स्कूल नहीं जाते हैं, जी। तो तब आपको कुछ याद है कि तब आपका कुछ रुचि था इस स्पोर्ट्स में? नहीं, मेरे को जब 6 साल उम्र हुआ, पहला क्लास में जब एडमिशन लिया मैंने, पहला क्लास 1 साल के बाद मैंने दूसरा क्लास से मैं स्पोर्ट्स शुरुआत की मैंने। तो उस टाइम में मुझे 7 ईयर हो गया था। तो मैंने गाँव में जो ट्रेनिंग करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग के लिए, तो आसपास में कोई ग्राउंड नहीं था कि कोई कोचेस भी नहीं था। तो स्पोर्ट्स के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था गाँव में किसी को। लेकिन मेरी जो बड़ी दीदी है सरस्वती चंद, वो कि स्पोर्ट्स पर्सन थी पहले, तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि द्युति तुम कंटिन्यू करो, रनिंग करो, रनिंग में फ्यूचर है, तुम चाहोगे तो अच्छा खेल कूद करके देश का नाम रोशन कर सकते हो, और खेल अच्छा करोगे तो सरकार की तरफ से आपको नौकरी भी मिलेगा। तो मेरा रोज़ का काम था अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना और रनिंग करना। और रनिंग करने के लिए तो आसपास कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए घर के किनारे में नदी है। अच्छा। तो नदी के किनारे में रनिंग करने के लिए बोला था, क्योंकि बाहर में ग्राउंड तो नहीं था। रोड में रनिंग करने से जो थोड़ा छोटा छोटा जो स्टोन घुस जाता था पाँव में, बहुत पेन हो रहा था, और शू खरीद करने का भी पैसा भी नहीं था। तो इसलिए बालू में रनिंग करने के लिए मम्मी बोला था, क्योंकि बालू में तो कोई स्टोन वगैरह नहीं रहता, कांटा वगैरह नहीं रहता, तो स्मूथ रहता है बाली। तो इसमें बालू के ऊपर रनिंग करने के लिए मेरे को गाइड किया था। तो तब आपकी उम्र 7 साल की थी जब आपने स्टार्ट किया? और पहले जब स्टार्ट किया 7 साल की उम्र में, अच्छा। तो फिर धीरे धीरे जब पोस्ट कंटिन्यू किया, 10 साल तक मैं उधर ही गांव में कंटिन्यू किया ट्रेनिंग। 4-5 साल तक गांव में कंटिन्यू किया। गांव में आप जब करते मुझे थे? अंडर 13 क्लास हुआ, तब मैंने भुवनेश्वर स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइनिंग करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया था। अच्छा। जून 21 को शायद 2026 हुआ उस टाइम में। 2006 में? हाँ, अच्छा। 2006 में जाके मैंने जून 21 डेट मुझे याद है। अच्छा। वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया मैंने, और पहला इंटरव्यू में मैंने पास हो गया, क्योंकि जो फिजिकल वर्कआउट उन्होंने लिया मेरा इंटरव्यू में, सारा में मैंने फास्ट आ गया था। 800 मीटर में मैं फास्ट हो गया था, 200 मीटर भी फास्ट हुआ था, लॉन्ग जंप में भी फास्ट हुआ था, जितना शॉर्ट पुट में भी फास्ट हुआ, जितना फिजिकल वर्कआउट के अंदर। आप सारा कर लिए? 2021 में शायद जो आपका बेस्ट टाइमिंग था वो आया था जी, 11.17 सेकंड आया था आपका। वो बेस्ट टाइमिंग है आपका? क्या मेरा लाइफ बेस्ट है और नेशनल रिकॉर्ड भी। नेशनल रिकॉर्ड भी है? उससे पहले क्या था रिकॉर्ड 100 मीटर? पहला रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया, पहला रिकॉर्ड था इंडिया का पीटू सागर नाम के पर 11.45। अच्छा। इसको ब्रेक किया था रचिता मिस्त्री ने 11.35 करके, और रचिता मिस्त्री का रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया 2016 में 11.31 करके। अच्छा। और 11.31 से मेरा खुद का रिकॉर्ड मैंने 10 बार ब्रेक किया। और ज्यादातर जो ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं उनका वही टाइमिंग रहता है 10.5 से लेके 10.7 10.8 जी, जो मेडल जीतते हैं। हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड रहता है महिला का 10.68। तो अगर हम देखें आपके टाइमिंग 11.17 कैरियर बेस्ट है, और जो टाइमिंग में मेडल मिल जाता है ओलंपिक्स में, तो वो टाइमिंग रहता है 10.6 10.7 के एवरेज। जी, जी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट सेकंड का फर्क है। अगर नहीं, वही मिली माइक्रो सेकंड में बहुत फर्क होता है, तो उसी को बीट करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल। और बहुत सारा रीजन भी रहता है इसमें, टाइमिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या ना मौसम का भी होता है, दिक्कत होता है। सोचो कि आपने 25 टेम्परेचर में ट्रेनिंग करके अब इमीडिएटली यूक्रेन गया, यूक्रेन में कॉम्पिटिशन इसमें चल रहा है -20 -15 से चल रहे हैं, तो उसमें बॉडी क्या ना ठंडी के मौसम में टाइट हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता, तो बॉडी स्लो हो जाता है, स्पीड नहीं होता है। बाकी इवेंट में कोई दिक्कत नहीं, जैसे इंडोर वाला बैडमिंटन हो या वेट लिफ्टिंग हो, कुश्ती हो, वो इंडोर में सेम टेम्परेचर रहता है, लेकिन आउटडोर गेम में टेम्परेचर फर्क पड़ता है। तो अगर मैं लोगों को ये बताऊं कि ये जो 100 मीटर का रेस है, अगर आप सोचेंगे सब लोग, तो 100 मीटर का ऐसा है कि हर बस जो होता है, बस चलता है, वो 10 मीटर का होता है। यानी कि 10 बस अगर साइड बाई साइड रख देंगे तो 100 मीटर का होता है। या तो फिर आप ऐसे सोचिए कि जो क्रिकेट का पिच होता है वो 20 मीटर का होता है, तो 5 क्रिकेट का पिच 100 मीटर का हो गया। तो 100 मीटर आपको भागना होता है 10 सेकेंड 11 सेकेंड, इसके अंदर अंदर आपको भागना होता है। यानी कि जब तक मैं ये बोलूं तब तक आप भाग चुकी होंगी, 100 मीटर भाग चुकी होंगी। तो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चियों को रनिंग करवाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है इस फील्ड में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे इस चीज़ को? बेसिकली 6 ईयर से बच्चों को ट्रेनिंग कराना शुरू करना जरूरी है, क्योंकि 6 साल शुरू करेंगे तो 10 साल जब होगा बच्चों को 4 साल के बीच में, तो बॉडी कंडीशनर को आ जाएगा। मतलब 6 साल से स्टार्ट करेंगे? हाँ। अच्छा। तो 10 साल उम्र तक इसका बॉडी कंडीशनर में आ जाएगा, क्योंकि मल्टी एक्सरसाइज रहेगा, बॉडी फिटनेस भी हो जाएगी। जब वो 12 साल होगा तब कंपटीशन को उतरना है। अंडर 14 में जब वो नेशनल, मतलब स्कूल लेवल में भी तो एनुअल स्पोर्ट्स होता है ना, तो इसमें भाग लेके जीत सकते हैं। लेकिन अंडर 14 प्लस जब होगा तब आप नेशनल लेवल को आप खेल सकते हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेल सकते हो।
जो रूरल एरिया में रहते हैं, जिसको पढ़े लिखे नहीं है, कोच नहीं है, आपको हर दिन रोज़ बच्चों को मॉर्निंग में उठा के कम से कम 2 किलोमीटर अच्छा। रनिंग कराना ज़रूरी है, और इसके साथ जितना सारा एक्सरसाइज है इसको कराना है। इतना करोगे तो होगा। और 12 साल तक आप करते रहिए इस चीज़ हाँ। को रेगुलरली? 13 साल में फिर कंपटीशन का फील्ड लेके कंपटीशन का फील्ड का ट्रेनिंग चलेगा 1 साल तक। मतलब जैसे स्कूल लेवल में हो गया, मतलब 12 साल, मतलब उस टाइम में शायद आप 2 या 3-4 क्लास में पढ़ाई करे होंगे, तो स्कूल लेवल में आप कंपटीशन कर सकते हो। फिर उसके बाद अंडर 14 हाँ, जब अंडर 14 14 साल जब हो गए, क्रॉस हो जाएगा तो आपको क्वालिफाई हो गया तो स्टेट लेवल खेल सकते हो, नहीं तो नेशनल लेवल भी जा सकते हो। इफ पेरेंट्स अपने बच्चों को रनिंग में भेजना चाहते हैं और आगे जाके दूती चांद बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को अर्ली एज से स्टार्ट करिए, 6 साल की उम्र से स्टार्ट करिए। पहले तो आधे घंटे का एक्सरसाइज करवाइए, रनिंग करवाइए, और धीरे धीरे ये जो एक्सरसाइज है उसका मात्रा बढ़ाइए। 12 साल की उम्र तक 3 घंटे का एक्सरसाइज करवाइए, और धीरे धीरे 13 साल की उम्र में उनको कंपटीशन का आदत दिलवाइए। 14 साल की उम्र में ये लोग इंटर स्टेट कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और अगर सिलेक्ट हो गई तो ये लोग जाके स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के हॉस्टल में रह सकती हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह उनको फ्री में मिल सकता है, और फिर आगे नेशनल और इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिल सकता है। तो आपको आज भी डेट याद है, वो जून 21 था 2006 का। जी। तो कितने सारे वहाँ पे आए होंगे पार्टिसिपेंट्स? उड़ीसा भर से आए होंगे? हाँ, उड़ीसा में जितने सारे जिले थे, जिला में जितने सारे ब्लॉक थे, ब्लॉक में सारे बच्चे आए थे। कम से कम 2000 से अबव बच्चे आए अच्छा, थे। 2000 से एवब बच्चे आए जी। थे। और टोटल सीट था 10। अच्छा। मतलब हर इवेंट में 10-10 सीट था। मतलब जैसे रनिंग में हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जितना सारा इवेंट हो रहा है हमारे इंडिया में, तो सारी इवेंट में 10-10 सीट था। अच्छा। और रनिंग में मैं 10 सीट में मैं सिलेक्शन मिल गया था मुझे। और मेरा छोटा हाइट था उस टाइम में, मतलब हाइट का था उस टाइम में 3 पॉइंट कुछ एबव था उनका, 3.5 का हाइट जरूरी था। लेकिन मेरा हाइट बहुत कम था उस टाइम में, 2.8 या 9 कुछ था उस टाइम में। अच्छा। जिस कारण से हाइट के वजह मुझे रखने के लिए मना करा गया था, मतलब पोस्ट अच्छा। हॉस्टल के इंचार्ज की तरफ से अच्छा। मुझे ब्रेक करा दिया था। लेकिन मेरे जो कोच थे वहाँ का, जो कोच मतलब बाद में जो हमारे कोच बने, पहले तो नहीं थे वो कोच, तो उन्होंने एडवाइज किया कि नहीं, द्युति के पास टैलेंट है, इसका फिटनेस पावर बहुत अच्छा है, और इतना सालों से स्कूल में चैंपियन होके आया है उन्होंने, तो इसको 6 महीना चांस दो, देखते इसका इंप्रूवमेंट होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको फिर निकाल देंगे। मतलब 10 बच्चे को तो सिलेक्शन करके ले गया हाइट वेट देख के, लेकिन मेरे को वेटिंग पीरियड में रख के 6 महीने के लिए मुझे हॉस्टल में रहने के लिए दिया गया। और 6 महीने के अंदर में मैंने नेशनल को क्वालिफाई किया, बाकी जो 10 बच्चे गए तो कोई क्वालिफाई नहीं किया। तो फिर मैंने नेक्स्ट 2007 से लेके 2007 में जितना सारा कंपटीशन, हर कंपटीशन में मेरा गोल्ड आया। तो फिर 2009 से 2012 आपका कैसा गुजरा? कहाँ पे गुजरा? 2009 से वही पोस्ट हॉस्टल में थी, कलिंग स्टेडियम में। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया मैंने। 2013 में मेरा एज भी नहीं हुआ था, जूनियर थी, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया था मैंने, सीनियर में। अच्छा। उस टाइम में मुझे 17 साल हुआ था शायद। अच्छा। तो इधर मैंने मेडल ले लिया, सीनियर को हरा के मैंने ब्रॉन्ज मेडल ले लिया 200 मीटर में। एशियन चैंपियनशिप हाँ, ये कहाँ जो पे हुआ था? पुणे में हुआ था। अच्छा, पुणे में हुआ। 2013 में। और इसके 1 साल के बाद 2014 में हुआ यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ताइपे में। हाँ। उधर मैंने गोल्ड मेडल लिया। 2014 में जब वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया मैंने, रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने, तो उसी टाइम में सिडनी ओलंपिक के लिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में और एशियन गेम के लिए मैंने सिलेक्ट हो गया था। अच्छा। मतलब जूनियर होकर भी सीनियर में मैं क्वालिफाई किया था इंटरनेशनल जाने के लिए। अच्छा। तो उसी टाइम में ही मेरा जो टेस्ट कराया था, हाइपरजम टेस्ट कराया गया था। तो फिर मैं आपको सीक्वेंस में आता हूँ। 2014 तक आपका सारा परफॉर्मेंस पीक पे जा रहा था जी। तो तब आया पहला स्कैंडल। मतलब स्कैंडल तो नहीं कहेंगे, पहला कंट्रोवर्सी आया आपके लाइफ में। नहीं, इससे 14 से पहले जब मैं परफॉर्मेंस लिया तो काफ़ी एथलीट है और कोचेस लोग जो थे मेरे एग्नेस्ट में हो गए। अच्छा। कि इतना छोटा हाइट है बच्चे का, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करते हैं। सबने ऐसा टारगेट रखा कि शायद ये डोपिंग कर रहा है। अच्छा। तो ऐसा मन में सब सोचा। और जब मैंने डोपिंग टेस्ट दिया, डोपिंग में मेरा क्लियर आ गया, क्योंकि उस टाइम में इंटरनेशनल जाओगा या नेशनल खेलो, आपको जाने से पहले आपको डोपिंग देना पड़ेगा। और डोपिंग में मेरा क्लियर है, कोई पॉजिटिव सॉल्ट नहीं है। तो फिर लोगों को इतना कन्फ्यूज हो गया कि ये कैसे भाग रहा है, इसका टेनर कौन है। फिर मेरा कोच को देखा, सबको देखा, तो फिर वो हाइपरजम रूल जो है ट्रेनिंग, वो एक्चुअली बहुत पुराना रूलिंग है। तो वो रूलिंग में क्या होता है ना, कोई भी महिला के अंदर में हार्मोन लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, पुरुष हार्मोन लेवल ज़्यादा रहता है, तो इसको बैन कर देते थे। तो मुझे थोड़ा ये समझा, ये तो हर महिला के अंदर है, लेकिन
किसी में ज्यादा है, किसी में किसका कम कम होता है, लेकिन हर महिला के अंदर है। रहता है। अच्छा। हार्मोन लेवल तो सबका बॉडी में रहता है। हाँ। लेकिन ये जो हमारा जो आईओसी का जो रूल है, वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन का जो रूल है, तो महिला के अंदर हमको पुरुष हार्मोन लेवल 2.5 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो उस टाइम में मेरा 3.05 मिलीग्राम था। अच्छा। तो मुझे अभी मालूम पड़ा, उस टाइम अच्छा। मालूम नहीं था। अच्छा। तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे कोई कंप्लेंट किया शायद मेरे ऊपर, जो मुझे कोर्ट में पता चला कि मेरे नाम कोई कंप्लेंट किया कि इसके बॉडी में कुछ चेंजेस है, शायद ये लड़की है या लड़का है, इसको चेक करो। तो ये कौन कर सकता है कंप्लेन, यानी कि आपके मैं कंपटीटर्स हो सकता कोई है भी एथलीट है, कोई कोच, अच्छा। कोई भी अब चाहे के कंप्लेन कर सकते हो, किसको ऊपर डाउट होगा तो। तो जो तो ये उन्होंने कंप्लेन कहाँ करते हैं? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई से अच्छा। आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। किसी भी एथलीट का आपको डाउट है तो आप कर सकते हो। तो ऐसे मेरे ऊपर कोई डाउट किया करके कंप्लेंट डाला था मेरे को चेकअप करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया था, और ब्लड टेस्ट के बाद फिर मेडिकल जितना सारा सिस्टम है सारा चेकअप उन्होंने कराया था। और लेकिन इनका वही दिक्कत है ना कि मतलब जो टेस्ट कराया उन्होंने, तो मेरे को नहीं बताया कि डायरेक्ट पब्लिश करा दिया अच्छा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अच्छा। और वही बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना उस टाइम में। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चला, मतलब मीडिया से ही पता चला आपको कोई? नहीं, ये जो सारा सच्चाई जानकारी के लिए मुझे 2-3 महीना लगा, क्योंकि मेरे को जो टेस्ट करा गया था वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं था। और मीडिया में उस टाइम में न्यूज़ ऐसा फैल रहा था कि दूती गर्ल्स नहीं है, वो बॉयज़ है, इसलिए वो लड़की के साथ भाग के इतना मेडल लिया है। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम में। तो फिर बाद में जब पता चला कि ऐसा ऐसा हार्मोन लेवल के लिए मेरे को बैन करा गया है और अब मुझे खेलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उसी रूल के अगेंस्ट में केस अप्लाई किया मैंने स्विट्जरलैंड में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स में। तो जब ये खबर आप तक पहुंची होगी, कैसा लगा होगा आपको? उस टाइम तो मैं अंदर से बहुत टूट गई थी, क्योंकि 18 प्लस भी नहीं हुआ था, और इतना सारा रेगुलेशन जो था इनको मुझे मालूम भी नहीं था, कोई बताया भी नहीं था कि ऐसा ऐसा टेस्ट होता है। मैं यही सोच रहा हूँ, देखिए आपके अंदर वो रेजिलियंस कहाँ से आया कि आप टूट तो गई होंगी अंदर से, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाला कि नहीं मुझे इसको फाइट करना है। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? तो उस टाइम हिम्मत तो नहीं था, लेकिन गॉड का आशीर्वाद था उस टाइम में। मैं जब वापस आ गया घर में को आने के बाद तो सभी दुखी में थे, और मेरा जितना सपना था वो उस टाइम पर टूट गया था। लेकिन ये जो एक साइंटिस्ट है, मतलब ये हार्मोन लेवल के ऊपर जो साइंटिस्ट करते हैं, मेरा जो एडवाइज़र है डॉक्टर पयसन मित्रा, वो वेस्ट बंगाल की है। वो एक साइंटिस्ट है जो हार्मोन के लिए गूगल टेस्ट करता है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया थी, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, तुम्हारा बॉडी में जो हार्मोन लेवल है वो नेचुरल है, तुम्हें कोई मेडिसिन लेके इसको बढ़ाया भी नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। हाँ, तो रूल के हिसाब से कोई भी एथलीट है हार्मोन लेवल मतलब बाहर से मेडिसिन इंजेक्ट करके लेवल बढ़ाएगा तो इसको बैन करा जाएगा। नेचुरल हार्मोन को बैन नहीं करते। कैसे तुझे बोल दिया कि तू लड़का है, तू खेल नहीं सकते, हार्मोन लेवल सबके बॉडी में रहता है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मुझे बताया कि मैं इसके बारे में परीक्षा किया है, तो हम इसके अगेंस्ट में कोर्ट को जा सकते हैं, और कोर्ट जाने से तुझे खेलने के लिए फिर परमिशन मिलेगा। अच्छा। तो उन्होंने सारा समझाया मुझे, कितना सालों से ये रूल चल रहा है, ये इसी रूल के अगेंस्ट में कौन कौन थे। पिंकी प्रमाण के साथ भी ऐसे हुआ था, और शांति सुंदरजन के साथ भी ऐसे हुआ था। साउथ अफ्रीका एक लड़की है कैस्टर सोमनिया, इनके साथ भी ऐसे हुआ था, वो लोग को भी बैन करा गया था। अच्छा। तो पहले इंडियन में जो इसी रूल के अगेंस्ट में मैंने केस अप्लाई किया कि जो नेचुरल हार्मोन जिसके बॉडी में है तो इसको खेलने में क्या दिक्कत है। आपके रूल हिसाब से बोल रहे कि किसी महिला की बॉडी में पुरुष हार्मोन लेवल ज़्यादा बढ़ेगा मेडिसिन लेके, तो फिर इसको बैन कर सकते हो डोपिंग के नाम पर। तो जो मेरा नेचुरली है बॉडी में, तो मुझे इसमें मेरा क्या गलती है। हम नेचुरली हार्मोन लेवल तो हम ओवरकम नहीं कर सकते ना। हाँ, सोचो कि बॉडी मतलब रोगा है, मतलब तबीयत खराब है, हम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल हार्मोन इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेके मैंने केस अपील किया 2016 को फरवरी में मेरा केस जो हियरिंग हुआ, मैंने उधर भी गया था। अच्छा। उस टाइम में काफ़ी मतलब इतना बड़ा कंट्रोवर्सी न्यूज़ बन गया था पूरा वर्ल्ड में। पूरा उस टाइम में मुझे बराक ओबामा जी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कनाडा की जो राष्ट्रपति थे, नाम भूल गया मैंने, वो भी सपोर्ट किया। तो उन्होंने स्पेशल टीम मेरे लिए भेजा। अच्छा। वकील टीम। अच्छा। जो कनाडा की जो सुप्रीम कोर्ट की जज थे, उन्होंने स्पेशल आके मेरे लिए केस लड़ाई करने के लिए बोला। अच्छा। कार्लोस ने उनका 4-5 वकील का नाम मुझे याद है। एक का नाम था जिम पुंटिंग और एक वकील का नाम था कार्लोस। अच्छा। तो जब आप स्टार्ट किए इस कोर्ट केस को चालू करना स्टार्ट किए, तब आप सोचे थे कि इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे? कुछ आइडिया था? नहीं, इस टाइम कुछ आइडिया नहीं था मेरे को। लेकिन उस टाइम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने भी मुझे पर्सनली इनके क्वार्टर को बोला कि मुझे
समझाया कि तुझे तेरे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, तुझे क्या क्या सपोर्ट चाहिए बोलो। तो काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला उस टाइम में अच्छा। केस लड़ने के लिए। उस टाइम में एक ही जो बंदा मुझे ज़्यादा हेल्प किया, पुलेला गोपीचंद। अच्छा। तो उन्होंने इनका एकेडमी में मुझे रहने के लिए परमिशन दिया। अच्छा, वो कहाँ पे? वो हैदराबाद। हैदराबाद में आप उनके एकेडमी में? हाँ। अच्छा। और एक ही पैसा भी मैंने नहीं दिया। वो अच्छा। बोला कि तेरा रहना खाना जो भी पैसा खर्च होगा मैं बियर करूँगा। तो अच्छा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देश का नाम रोशन किया है, हम्म। किसी बुरे वक्त टाइम में कोई ना कोई सपोर्ट करना चाहिए, मैं करूँगा आपको। अच्छा। क्योंकि वो मेरा कोच जो नागपुर रमेश सर है, वो उनका दोस्त है। अच्छा। तो उस टाइम में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, जोला ये सब वहाँ पे एकेडमी में थे। मैं इनके साथ साइना नेहवाल के साथ मैं रूम शेयर किया उस टाइम में। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो जब उधर रह के पहले जब मैंने वहाँ पे रुका, मैंने सबको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे कोच बन के आया हूँ, अच्छा। बच्चों को ट्रेनिंग देने, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैं ही द्वितीय चांद हूँ जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी का सामना कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आप ट्रेनिंग भी कर रही थी और केस को परसू कर रही थी। जी। तो 2015 फरवरी में वर्डिक्ट आ गया। जी, तो हमारा पहला बड़ी आया। अच्छा। तो पहला हियरिंग हुआ, फाइनल हियरिंग तो नहीं हुआ था। हम्म। पहला हियरिंग में मैं कोर्ट गया था। कोर्ट में मुझे जज मैडम ने पूछा, तुम्हारे साथ जो जो हुआ है हमको सब पता है, लेकिन तुम अभी क्या चाहते हो? और मैं बोला कि ये केस कब फाइनल होगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मेरा मान सम्मान गया है भारतवर्ष में, सारे लोग के सामने मेरे एक बॉय बन गया मैंने, कोई भी मुझे लड़की की तरह नहीं देखते। तो आप मुझे खेलने के लिए परमिशन देंगे तो लोगों को लगेगा हाँ द्वितीय महिला है और महिला कैटेगरी में खेल रही है, इसके साथ अन्याय हुआ है। तो मेरा सम्मान को बचाने के लिए आप मुझे परमिशन दो खेलने के लिए, जब तक केस फाइनल नहीं हुआ है। केस जब तक फाइनल होगा तो जब तक मैं जीतूंगी तो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं खुद और जाऊँगी, खेल नहीं खोलूँगी मैं। तो वहाँ के इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन के जो हेड है वो भी आए थे कोर्ट में, इनका भी पर्सनल वकील आए थे। वो मना करे ना, ऐसे कैसे दे देंगे, इसका रूल के हिसाब से बैन है, वो खेल नहीं सकता, हम कैसे खेलने के लिए देंगे। तो स्पेशल रिक्वेस्ट करके जज मैडम ने बोला कि इसको खेलना के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत सम्मान हानि हुआ है, और आप ये खेलने के लिए नहीं दे तो कल के सुसाइड कर लेगा, इसका जिम्मेदारी कौन बनेगा। तो ऐसे करके तो फिर उन्होंने परमिशन दिया कि आप उड़ीसा के अंदर खेल सकते हो। उड़ीसा के अंदर? उड़ीसा के अंदर नेशनल लेवल, मतलब उड़ीसा और नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल आप खेल नहीं सकते। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, आप मुझे दे दो। फिर पहला 2015 पहला दिसंबर में 29 में कॉम्पिटिशन शुरू हुआ एथलेटिक एसोसिएशन तरफ से कटक में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो वहाँ पे मैंने पहले बार पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा 2 इवेंट में गोल्ड आ गया, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा था, इसलिए मेरा मेडल आ गया। तो मेडल आने के बाद मैं सिलेक्ट हो गया नेशनल लेवल, जो केरला में हुआ था, नेशनल गेम हुआ था 2015 में। अच्छा। वही 100 मीटर 200 मीटर उस टाइम में 4 इवेंट नहीं लिया था मैंने, 100 और 200 दोनों को मैंने सिलेक्शन हुआ था, और दोनों इवेंट में गया था। और नेशनल लेवल भी मतलब परमिशन था खेलने के लिए, तो इसलिए कोई नहीं रुका। जब वहाँ पे खेला तो वहाँ पे भी एक में गोल्ड मेडल लिया, और सही 200 में मैंने गोल्ड मेडल लिया, 100 मीटर में जान पूछ के मैंने सेकंड सिल्वर लिया। अच्छा। क्योंकि मुझे बोला गया दूती तू यहाँ पे फिर गोल्ड लेगी तो तेरा परमिशन नहीं मिलेगा खेलने के लिए आगे। तो आप जानबूझ के हार गई उसमें? जानबूझ के 100 मीटर में मैंने सिल्वर हो गया। अच्छा। 200 में तो गोल्ड मेडल लिया मैंने, 100 में मैं सिल्वर लिया। फिर भी मैं चैंपियन हो गया था उस टाइम, मार्क के हिसाब से जो हमारा रहता है टाइमिंग के हिसाब से, उसमें मैं चैंपियन हो गया। अच्छा। तो चैंपियन होने के बाद मुझे सिलेक्शन मिला साउथ एशियन गेम के लिए, जो गुवाहाटी में हुआ था 2015 में। तो फिर भी जज मैडम जो थे उन्होंने फिर परमिशन दिलाया, पर्सनल परमिशन। बोले आज तक कोर्ट में तो कोई केस ऐसा लेके नहीं आया है, तू पहली बार लेके आए और पहली बार तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं जिम्मेदारी बन के तेरे को सारा परमिशन दिला रही हूँ जब तक केस फाइनल नहीं होगा। अच्छा। तो फिर नेशनल इंटरनेशनल खेलने को दे दिया। तो इंटरनेशनल खेला मैंने साउथ एशियन गेम में गुवाहाटी में, उसमें भी 200 में, उस टाइम में भी मुझे बोला गया 2 इवेंट खेलो मना नहीं, लेकिन एक में हारना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो फिर मैंने 100 में सिल्वर लिया, 200 में गोल्ड लिया। तो फिर इसका क्वालिफाई हो गया मेरा ओलंपिक को, रियो ओलंपिक। अच्छा, 2016 में था वो। हाँ, रियो ओलंपिक क्वालिफाई हो गया। तो फिर मतलब केस भी चल रहा था और खेल भी चल रहा था। पहले उड़ीसा के हिसाब से, पहले भारत के हिसाब से इंडिविजुअल 100 मीटर में पार्टिसिपेट किया मैंने। फिर मतलब पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हाँ तो उस टाइम में जब 2017 में मेरा केस फाइनल हुआ, तो 2017 में मैं उससे पहले भी काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल खेल चुकी थी मैंने। स्कूल नेशनल भी खेल चुकी थी, इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुकी थी मैंने उस टाइम में। तो 17 एशियन चैंपियनशिप भी हुआ था भुवनेश्वर में, उधर मैंने 2 में मेडल लिया था, एक रिले में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। 2016 मतलब 15 से लेके जब तक मेरा केस फाइनल नहीं होता मेरे को दबा गया था कि तुम कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा। मतलब करना है तो जस्ट दिखाने के लिए लोगों को लगे कि हाँ दुती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना पहले थी। हाँ, जब वो 2017 में मेरा अगस्त को केस फाइनल हुआ
फाइनल में वर्डिक्ट आया कि मैं जीत गया, कि मैंने जो रूल के अगेंस्ट में केस किया था वो डिसमिस हो गया, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रूल को। तो फिर 2017 से लेकर 2022 तक हर जगह मेरा गोल्ड है। अच्छा, 2017 अगस्त में आपका पूरा वर्डिक्ट आ गया जी। कि द्वितीय आप खेल सकती हो। हाँ, क्योंकि मेरा जो प्रूफ मांगा थे इसमें इनका जो मेडिकल टीम ने बताया कि हार्मोन लेवल बढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है एथलीट को। अच्छा, परफॉर्मेंस कोई कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता नहीं है। पड़ता है। तो ये वर्डिक्ट आया कि द्वितीय आप पहला बात ये है कि आप लड़की हो। हाँ, प्रूव हो गया कि मैं लड़की हूँ और मेरा जो हार्मोन लेवल बढ़ा है, हार्मोन लेवल बढ़ने से मेरे को स्पोर्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो पुराना रेगुलेशन था इसको कोर्ट ने डिसमिस करा दिया कि ये रूल महिला के लिए बहुत खतरनाक है और इसी रूल के वजह से बहुत सारा का एथलीट की ज़िंदगी बर्बाद हुआ है। तो हम इसलिए कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये जो अब रूल आपने लगाया है ये रूल को हटा दो। तो फिर IOC इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन जो थे प्रेसिडेंट, इसको रूल को हटा दिया पूरा। मतलब आपकी वजह से इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ने अपना रूल बदल दिया। जी जी। ये पहला बार हुआ होगा शायद हाँ, इतिहास बहुत बड़ा में। अचीव हुआ सेटा, वही बड़ा। हर एथलीट तो ट्रैक में लड़ाई करते हैं, लेकिन मैं ट्रैक साथ साथ मेरा पर्सनल लाइफ में भी लड़ाई किया मैंने। बिल्कुल। तो वही आप सबसे दुनिया से बड़ा- लड़ गई फिर? पूरा दुनिया से, इसलिए मैं आप फेमस पूरा हो दुनिया गया से लड़ गई, मतलब इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन, वो तो शायद गवर्निंग बॉडी होगी जी, जी। पूरे एथलीट्स के लिए वर्ल्ड भर में। तो 2018 में आपने 2 मेडल जीत लिए जी। एशियन गेम्स और में। 19 में पहले वर्ल्ड में भी गोल्ड मेडल लिया मैंने। आप यूनिवर्सिटी जो गेम आपकी में। ओलंपिक्स थी जी। वो और इटली इससे में हुई थी। बेसिकली ओलंपिक से पहले बहुत सारा कंपटीशन में लड़ा, एशियन ग्रांड प्री लड़ा मैंने और एशियन इंडोर गेम भी खेला। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें मैं मेडल नहीं लिया। 2017 के बाद हर जगह में मेरा मेडल है। अच्छा। जितना सारा कंपटीशन लड़ा, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, हर जगह मेडल लेके आया मैंने। अच्छा, तो 2017 हो गया ये आपका। 2018 में आपने मेडल जीत लिया, 2019 भी जो खेले आपने जीत लिया। तो 2018 और 19 में एक बहुत बड़ा और एक कंट्रोवर्सी आया आपके लाइफ में, वो पर्सनल लाइफ को लेकर। पर्सनल लाइफ को लेके। वो कंट्रोवर्सी तो आया, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है यार, मतलब कितना स्ट्रांग आप होंगे जो वो कंट्रोवर्सी जो आया वो बना गया था, कंट्रोवर्सी मेरे को लेके। नहीं, मैं तो कंट्रोवर्सी पे आऊँगा और जो पब्लिक रिएक्शन थे उस पे आऊँगा। लेकिन मैं ये कभी सोचता हूँ कि इंडिया जैसे कंजर्वेटिव देश है, वेस्ट की तरह इतना ज़्यादा नहीं है हम लोगों का जो, जी और उड़ीसा और उसमें जाजपुर। जी। तो आपको नहीं लगा कि अगर मैं ये चीज़ पब्लिकली आके बोलती हूँ तो कल को जाके मुझे और मेरी फैमिली को बहुत सारा टारगेट किया जाएगा, बैकलैश होगा? नहीं, वो मन में तो डर था उस टाइम में, लेकिन मैं बोलने से पहले पब्लिक को पता चल गया था, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी करा गया था, जो शामिल थे जो लोग ने, वो लोग पहले ही पब्लिक को करा दिया था। तो पब्लिक में जो मीडिया में दे दिया था, मीडिया वालों ने मुझे जो बार बार क्वेश्चन बोलने लगा, तो फिर मैंने इसको सामना किया। अच्छा। खुद ही प्रेस में बुला के मेरे प्रेस में ओपनली बोला कि हाँ मैं ऐसा रिलेशन में हूँ। तो डर था मुझे, वो एक ही डर था, मतलब पब्लिक कौन बोल रहा है कुछ बोल रहा है वो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मेन डर था कि मुझे फिर से बैन ना लगा दे खेलने में। तो अच्छा, ये डर था? वही डर था, लेकिन भगवान की कृपा से उसी दिन रात को, जिस दिन मैंने प्रेस मीट किया, उसी दिन रात को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है आदिल सुमेर साहब ने, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, दूती डरने की कोई बात नहीं, इससे हमारा ऐसा रूल नहीं है कि कोई किसको प्यार करेगा, किसके साथ रहेगा, इसको लेके हमने किसको बैन करेंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं। तुम जैसे खेल रहे हो ऐसे कंटिन्यू खेल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो ज़्यादा मुझे हिम्मत बढ़ाया कि नहीं, मेरा खेल में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो है उसको क्रिएट किया गया है, क्रिएट करा गया था। लेकिन ये भी तो सच है जो आपका रिलेशनशिप था। हाँ, मैं एक लड़के के साथ फ्रेंडशिप था मेरे को, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये इसी जो लड़की फ्रेंडशिप में ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, हॉस्टल लाइफ में भी ऐसे होता है। तो इसको लेस्बियन का मान्यता दिया गया था। और उस टाइम में जब मैंने फेस किया, मैं बोलते हाँ मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में हूँ। इसी रिलेशन को लेकर बहुत सारे ऐसे बोले, कोई ये लेस्बियन है, कोई बोला गे है, कोई बोला बाइसेक्सुअल है, बहुत सारे ऐसा सब बोलने लगा। बिल्कुल। तो मेरे जो एडवाइजर थे वो वकील ने, जिम बंटी, इनको पता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है भारत वर्ष में, मैं इसका जवाब क्या दूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम कोई लड़की के साथ तुम्हारा रिलेशन है तो तुम बोल दो हाँ मैं रिलेशन में हूँ। और इसको आइनगत अधिकार भी कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बहुत सारे ऐसा कंट्री में भी है। अब वो कोई भी कुछ बोलेगा तो बोलना हाँ मैं रिलेशन में, कोई आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अब पहली बार जब मैंने ओपनली किया तो काफ़ी दिक्कत हुआ, सोशल मीडिया में, टीवी चैनल के माध्यम से हर जगह मुझे कंट्रोवर्सी हुआ, कोई ना कोई मुझे हिटिंग करने लगी। लेकिन धीरे धीरे इसी चीज़ के बारे में सबको पता चला कि हाँ ऐसा रिलेशन में लोग रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। जो इंडियन पहली बार महिला हूँ जो मैंने इसको ओपनली बोला था। अगर थोड़ा सा लाइट में इसके ऊपर भी शेयर करूँ तो ये पहले से नहीं था, मतलब नहीं, बेसिकली मैं गांव में एक ही ओकेशन करती हूँ, खुद रुकनी महोत्सव करती हूँ। इसमें बहुत सारा
लड़की लोग मतलब गर्ल्स लोग आते हैं, हम पूजा करते हैं जो खुदरुकुणी पूजा होता है तो जो बहुत बड़ा ओकेशन जून करते हैं। के टाइम पे शायद सितंबर में होता है। सितंबर में होता जी। है। तो उसी ओकेशन में काफ़ी लड़के लोग आते हैं पूजा बिल्कुल, करने के लिए, हाँ। देखने के लिए, महोत्सव को देखने हम्म। के लिए। तो वो जो लड़की था पहले, वो मेरा रिलेटिव कुछ है, कजन सिस्टर है। मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला कि वो मेरा रिलेटिव है करके। तो उन्होंने आके मुझे फैन की तरह मेरे को बात किया कि तुम इतना बड़ी लड़ाई किया है, इतना अच्छा खेल रहे हो। तो मेरे को बहुत मतलब प्रशंसा किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मैं भी इसका फ़ोन नंबर लिया। मैं उस टाइम उड़ीसा में नहीं रहती थी, मैं हैदराबाद में रहती थी। तो अच्छा। गाँव में जब मैं से प्रोग्राम के लिए आया था, मैंने छुट्टी लेकर आया था प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया था, बातचीत होने लगा धीरे धीरे। तो हमारा फ्रेंडशिप बहुत बढ़ गया था। तो 2019 एक साल के बाद ये बहुत बड़ा मतलब बहुत रिलेशन हमारा अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं तो हैदराबाद में हमेशा रहती, मैं ये नहीं कि मैं इसके साथ रहती थी, बिल्कुल। हैदराबाद में रहती थी। मैंने सिर्फ फ़ोन में बातचीत होता था, कभी छुट्टी लेकर आते तो इसके साथ में घूमना फिरना होता था। तो मेरी दीदी ने मुझे, क्योंकि मेरा जो पर्सनल जो दीदी है सरस्वती चांदी, इसके साथ व्यक्तित्व के हिसाब से झगड़ा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे डराया कि ये तू जो रिलेशन में है, जो घूम रहे हो जिसके साथ, इसको लेस्बियन रिलेशन बोलते, अब वो ऐसे करेंगे तो मैं मीडिया में बता दूंगी, ये सब मुझे डराया था उन्होंने। लेकिन आपको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था नहीं ये नहीं, चीज, मुझे बस नहीं था। आपको अच्छा लगता था और आप हाँ घूमते थे बस। जी जी, वो लड़की बहुत अच्छा लग रहा था, हम कहीं पे भी जाते थे, मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। तो वो मुझे जब डराना शुरू किया, मैं बोला कि मेरे को पता ही नहीं था कि एक्चुअली ऐसा रिलेशन होता है। मैं बोला ठीक है, तो बताना तो किसी को बता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो बताने के बाद वो जो पड़ा मेरे ऊपर फर्क, मैंने देखा कि बाबा ऐसा चीज़ होता है। लेकिन उसके और एक साइड भी है द्वितीय, आप अगर बताएं, एक मैगजीन शायद आया था इंडिया टुडे में, जहाँ पे आप लोगों का कवर हाँ, फोटो इसके था। बाद जब मैंने पब्लिश कर दिया, हाँ। तो पब्लिश होने के मैं तो एक्सेप्ट किया ना कि हाँ मैं ऐसे रिलेशन में हूँ। लेकिन इससे रिलेशन में कुछ कुछ होता है, वो उतना मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मेरी दीदी ने सारा कंट्रोवर्सी करा था, मतलब क्रिएट करा गया था। एक मीडिया चैनल को पकड़ के, इसका फोकस प्लस टीवी चैनल एक है, इसका अच्छा एडिटर है, हाँ। वो मेरे दीदी के साथ मिलके अच्छा जानबूझ के मुझे कंट्रोवर्सी करा गया था उस टाइम में, क्योंकि इतना मैं हाई हो गया था, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। और उस टाइम में मुझे को लेके पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया था। अच्छा। क्योंकि बीजेडी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ज़्यादा प्रमोशन मिला। और मैं जब एशियन गेम में मेडल लेके आया, 3 करोड़ कैश अवार्ड मिला, उस टाइम में मुझे लेके बहुत मार्केटिंग होने लगा। अच्छा। तो बीजेपी का जो प्रशासक थे, जो फैन थे, इनको ऐसा लगा कि दूती शायद इस बार टिकट ले जाएगा, इलेक्शन भी होने वाला था। अच्छा, 2019 की बात कर रहे हो हाँ। आप। अच्छा। तो सबको लगा कि शायद दूती चंद को इस बार टिकट मिल जाएगा। तो मेरा इमेज को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, तो ये सब प्लानिंग करा, पेपर लिंक करा गया था। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी जी आपके इमेज को खराब करने के लिए, जी। और उसके पीछे ये था हाँ। कि कहीं आपको बीजेडी की तरफ से टिकट ना मिल जाए, जी और कुछ लोग जेलस थे आपसे, जी। अगर मैं ये समझूं हाँ हाँ कि नहीं, दूती को आगे बढ़ने नहीं देना है। जी। तो ऐसा अच्छा। प्लानिंग था। अच्छा। तो इसलिए मैंने केस अपील किया था इनके ऊपर, जो फोकस टीवी की जो हेड एडिटर है, सुधांशु रावत है, अच्छा। इनके ऊपर मैंने केस दायर किया महिला पुलिस स्टेशन में। अच्छा। तो उसको मानहानि मुकदमा किया मैंने, 3 साल जेल भी रुका उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो आपके केस के कारण वो 3 साल जेल भी गए हैं? हाँ। अच्छा। 3 साल नहीं, 3 महीना गया। 3 महीना गए हाँ, हैं। मतलब केस मैंने उडल कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। अच्छा। आप उस टॉपिक पे जाते हैं जहाँ आप बता रहे थे कि ये जो आप खुदरुकुणी ओसा करती थी, और वहाँ पे आपको ये जो आपकी फ्रेंड है उनसे मुलाकात हुआ, और 2019 में ये पब्लिक हो गया, हाँ, आपने पब्लिक कर दिया। 19 में आपने अपना रिलेशनशिप पब्लिक जी कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग साथ में रहने लगे? नहीं, मैं तो अच्छा। हमेशा हैदराबाद में रहती थी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। साथ में हमें कभी रुका नहीं, सिर्फ कोविड के टाइम में हम साथ में रुके। अच्छा। कोविड जब 2020 में हुआ, उसी टाइम में मैं जब लौट के आया मैंने उड़ीसा को, तो उड़ीसा में जब रुका मैंने भुवनेश्वर में, तो उसमें वो मेरे साथ रुकने लगी। 2020 में कोविड हो गया और आप वापस आ गए हॉस्टल से भुवनेश्वर जी। और भुवनेश्वर में जब आई तब आप दोनों साथ में रहे? जी, भुवनेश्वर भी मेरा घर भी नहीं है, मतलब मैं कीट का जो गेस्ट हाउस है उसी में अच्छा। रुकी थी मैंने। तो आप 2020 से कब तक साथ में रहे? 1 साल तो रुका मैंने। अच्छा, फिर आप वापस? 2021 में तो खुल गया ना, वो कोविड खुल गया कि हाँ शुरू हो गया इवेंट वगैरह, तो फिर मैंने रिटर्न चला गया हैदराबाद। अच्छा। तो उधर मैंने ट्रेनिंग किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा जर्नी रहा आपके लिए। वो जो 3-4 साल शायद आपका रिलेशनशिप रहा 2019 से, ये कब तक रहा आपका? 22 तक रहा आपका रिलेशनशिप। तो 22 के बाद, क्योंकि शायद आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आप लोगों का बीच में जो भी क्या कहते हैं, 22 के बाद कम हो गया, मतलब रिलेशन थोड़ा डिस्टेंस हो गया, क्योंकि वो मैच्योर्ड हो गया। अच्छा। पहले तो 18 प्लस की था, अब 22 के बाद इसको शायद 19, 18, 19, 20, 21 प्लस हो गया था।
तो वो मैच्योरिटी थोड़ा आ गया था और माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था। वो पहला वाला कंट्रोवर्सी नहीं था। अच्छा। तो वो फिर भी उन्होंने बोला था कि हाँ लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूँगी मैंने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में अभी तक आइनगत अधिकार नहीं दिया नहीं है दिया है। कि ये लड़के लड़की को शादी कर सकते हो करके। लेकिन आप साथ में रह सकते हाँ हो, साथ तो ये रह तो सकते दिया हैं। है हाँ ये तो हाँ, लिविंग रिलेशन में रह सकते रह हैं। सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइफ लॉन्ग तो लिविंग रिलेशन में रहना बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आज मेरा एज हो रहा है, कल मेरा भाई और जितना सारा भाई है, 2 भाई है इनका, कुछ का शादीशुदा हो जाएगा और फैमिली में फिर मैं अकेले हो जाऊंगी, तो मेरा फ्यूचर क्या है। तो बोला तो फ्यूचर तो मेरे साथ है, सारे अपॉर्चुनिटी तुझे मिलेगा। तो ऐसे समझ आया, लेकिन वो जिद पकड़ा कि मुझे शादी करो, नहीं तो फिर मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे साथ। बोले रूल गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का तो रूल नहीं, मैं कैसे शादी कर पाऊँगी तुझे, जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है। तो फिर रहने से इसका मम्मी ने मुझे पर्सनल घर को बुलाया था, बोला कि तुम मेरी बेटी के साथ रहना है तो मेरी बेटी का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, और बेटी के लिए तुम कुछ प्रॉपर्टी इनके नाम पर करो। अच्छा। हाँ, और बैंक बैलेंस में जितना सारा तुम्हारा है इसके 50% शेयरिंग इनको नाम में करा लो। अच्छा। मैं बोला क्यों करना है, बोले नहीं तो तुम्हारे साथ मेरा बेटी कैसे रहेगा, किसके ऊपर भरोसा करेगा, कल के तुम्हारा कुछ हो गया तो वो लड़की मेरा एक ही है तो कैसे रहेगा। तो फिर मैंने ये चीज़ मेरी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे इन घर वालों ने बोल रहे क्या करूँगी। तो घर में वालों ने, मेरी मम्मी ने मना किया, बोला कि नहीं इतना कम उम्र में इसके ऊपर भरोसा करके इतना सारा चीज़ मत करो, कि तुम्हारे ऊपर बहन भी डिपेंडेंट है, हम भी डिपेंडेंट है, कल के कुछ हो गया तो सारा प्रॉपर्टी उनके हो गएगा, तो हमारा क्या होगा लाइफ। तो आपने उनको तो समझाया होगा कि देखो नहीं। हाँ बहुत समझाया मैंने कि फ्यूचर में मेरा जॉब है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है तो तेरा ही होगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोर्ट में एग्रीमेंट करके दो। भरोसा नहीं था। शायद मेरे को भरोसा नहीं रखा। मतलब तू जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो कल के तू और किसी को प्यार करेगी, मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो उसके बाद कभी आपने कोशिश किया, उन्होंने कोशिश किया फिर दोबारा से मिलने के लिए? मैंने तो बहुत कोशिश किया, लेकिन जानने से 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा। इसके फ़ोन में नया सिम ले लिया, वो जो पुराना सिम यूज कर रहा था वो पूरा ब्लॉक कर दिया। अच्छा। और इसके साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाया मुझे। इसका भाई हो भाभी हो जिसको मैंने फ़ोन लगाया, सबने मना किया, नहीं वो तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम इसको भूल जाओ। अच्छा। तो 6 महीना तक मैंने बहुत इसको मिस किया, याद किया। लेकिन बाद में जब देखा कि वो मुझे ब्लॉग से नहीं खोल रहे, इनके तरफ से मुझे फ़ोन नहीं कर रहे, बाकी फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं ये मेरा लाइफ में और आने वाला नहीं है। लेकिन जब आपका ऐसे अगर कहें तो ब्रेकअप हो गया, आप सेपरेट हो गए, फिर उसके बाद आपने कोशिश किया, लेकिन उनके साइड से क्यों कुछ नहीं हुआ? मतलब क्यों? शायद इनको वही पता, वही डिमांड रखा। मैंने मुझे याद है 3 महीने के बाद मैंने इंस्टा आईडी में इसको मैंने मैसेज दिया कि तू क्यों चला गया, तेरे को तो सब कुछ देने वाली थी। तो उन्होंने वही ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरी मम्मी ने जो बताया उसको आप करेंगे तो मैं तेरे पास जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। आज की डेट में आप मिस करते हो उनको? नहीं, और नहीं करते मैं मैसेज। अच्छा, जिस दिन उन्होंने मना किया कि जब तू तो मेरी बात नहीं रखा, मेरा मम्मी का बात नहीं रखा, तो आज मुझे मैसेज मत करना। अच्छा। तो फिर मैं मैसेज करना भी बंद कर दिया। तो आप आगे बढ़ गई हैं? वो भी नया है, मतलब जो इंस्टा आईडी मैंने खोला था मेरे पास में थे, वो इसको भी ब्लॉक करके नया आईडी बनाया, और नया आईडी भी मेरे को पता भी नहीं है। लेकिन जब ये सारा चीज़ पब्लिक हुआ, आपको उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट भी मिला होगा, बहुत सारे कंट्रीज से, बहुत सारे लोगों से सपोर्ट भी मिला है, और लोगों से गालियां भी। मतलब पब्लिक में गालियां ज़्यादा मिलता था, लेकिन सपोर्टिंग में तो ऑफिशियली में मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि उसी टाइम में 2019 में ये चीज़ ओपनिंग करने के बाद कौन बने करोड़पति से भी बोला गया था, कपिल शर्मा शो को भी बोला गया था, फिर एलजीबीटी कम्युनिटी का एम्बेसडर भी बना गया था मुझे उस टाइम में। एलजीबीटी लंदन में जाके मैंने एक अवार्ड भी रिसीव किया था मैंने। अच्छा। और कनाडा का एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनका भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं अभी। अच्छा। तो बहुत बड़ा ऑफिशियली भी हिसाब से सपोर्ट मिला मुझे। तो ये हो गया 2022-23 तक आपका जर्नी ऐसे रहा। फिर 2023 में भी आपके लाइफ में शायद और एक मोड़ आया। हाँ, मतलब 23 में मतलब 2023 में मेरा था पेरिस ओलंपिक 24 के लिए पेरिस ओलंपिक, और 23 में था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, क्योंकि मैं एलिजिबल थी, क्योंकि 24 ईयर की थे, वो 25 तक खेल सकते हो। अच्छा। लेकिन उसको बीटी के वजह और 1 साल एक्सटेंड करा गया था, जिसके में मुझे उधर 25-26 कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं, अभी तो 29 है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन 2020 एक तो मेंटल प्रेशर थी मैंने इस चीज़ को लेके, फिर डोपिंग का इशू आ गया कि मैं जो मेडिसिन लिया था इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये 2024 में आया? नहीं 23 में आ गया था। 23 में आ गया था। 23 कब आया? जनवरी में आ गया 3 था। में।
और आपसे ये टेस्ट वाला सैंपल कब लिया गया था? ये 22 नवंबर 28 को। नवंबर 28 को लिया गया हम्म। था। तो ये 2023 में आपके पास रिजल्ट आया कि आप 23 जनवरी को उन्होंने मुझे मेल दिया हम्म, कि आपका जो सैंपल गया था नवंबर 28 को, तो उसमें पॉजिटिव सॉल्ट आ रहा है। हम्म, और कौन आ रहा है पूरा लिख के दिया था कि ये सॉल्ट आ रहा है करके। बेसिकली जो मेरा सॉल्ट आया था, मसल ग्रोथ हार्मोन लेवल जो बढ़ा हुआ था हम्म, मेरा, हम्म। तो उसमें 80% आया था। रूल के हिसाब से आप 60% तक वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। तो आपने ये मेडिसिन कैसे यूज कर लिया? मतलब एक तो मैं देख रहा था कि कहीं आपने ये बोला है कि ये जो मेडिसिन था ये आप अपने रिकवरी के लिए लिए थे? नहीं नहीं, उस टाइम में क्या ना, टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले पटियाला में हुआ था नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, जिसका टारगेट था कि ओलंपिक को क्वालिफाई करना है। मैं उस टाइम में पूरा ऑल आउट में भागा था। तो ऑल आउट भागने के टाइम में फिनिशिंग के पॉइंट में मेरा जर्क आ गया था। तो जर्क आने से वजह से वो गोइन को इंजरी कर दिया था। तो उसी टाइम में मैं जब डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर हमारे जो मेडिकल टीम थे साई फोर्स तरफ इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि रिकवरी करने के लिए आपको 2 महीना रेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस टाइम रिकवरी करने के लिए 2 महीने मेरे पास में नहीं था, क्योंकि 20 दिन के बाद टोक्यो ओलंपिक था। तो मैं क्या ना, रेस्ट नहीं करके सिर्फ पेन किलर खा के मैं इसको दबा के इसके ऊपर ट्रेनिंग कंटिन्यू किया। वो ऐसे ट्रेनिंग करने के बाद वो और ज़्यादा बढ़ गया था इंजरी। अच्छा। तो बनने के बाद ओलंपिक भी गया था, इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया मैंने। 11.56 कुछ भागा था मैंने। ये 2020 ओलंपिक्स 21 टोक्यो ओलंपिक्स 21 कल 21 में जो 1 हुआ में। था, हाँ। उस टाइम में मैं पर्सनल बेस्ट टाइम दिया था जो 11.17, जो क्वालिफाई किया था, जो आपका नेशनल रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। और वो ओलंपिक क्वालिफाई भी किया क्वालिफाई था। किया था। लेकिन 20 दिन के अंदर मेरा परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो गया, 11.56 भागा उधर। अच्छा, तो ये मतलब 20 दिन के अंदर अंदर हुआ है। हाँ 11.17 जो हुआ था जब आप नेशनल रिकॉर्ड हाँ, बनाई, और मैंने प्लानिंग किया था और इससे और अच्छा परफॉर्मेंस और करूंगी। अच्छा परफॉर्मेंस लेकिन देंगे। मेरा अच्छा, इंजरी इतना बढ़ गया 20 हाँ, दिन के अंदर में, तो उधर मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई। अच्छा, तो फिर उधर लौटने के बाद फिर मुझे बोला गया कि 6 महीना आपको रिकवरी करना है बॉडी को। तो 6 महीने में मैं जाके नेशनल कैंप में रुका मैंने, ये जो तिरुवनंतपुर में, केरला में, क्योंकि मेरा 22 में था ऐसे जो कॉमनवेल्थ गेम। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए गया था। 6 महीने उधर मेडिकल टीम में सब रिकवरी कराया। लेकिन मैं जब वो रनिंग किया 100% नहीं, रनिंग नहीं कर पाया। मैंने रिकवरी तो हो गया इंजरी, मैंने पूरा तो नहीं हुआ था, थोड़ा हुआ था। लेकिन मैं जब 80% से ज़्यादा एभव भागने का शुरू किया, फिर मेरा पाँव खींच लिया था। मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर उठा नहीं पाते थे, मतलब भाग नहीं पाते थे। तो मेरा जो फिजियोथेरेपी थे मैडम ने, वो जितना सारा एक्सरसाइज बताया रिकवरी करने के लिए, मैंने सारा कराया, आइस लगाया, अल्ट्रासाउंड कराया, सारा किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को फिजियोथेरेपी मेडिकल टीम जो थे वो बोला कि 2-3 वो एक काम करो, कॉमनवेल्थ गेम के बाद तुम जाके प्रॉपरली मेडिकल फुल बॉडी स्कैन करके देखो एक्चुअली हुआ है कहाँ। तो फिर मैंने तो काम में थी और टाइम भी नहीं था कि फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करने के लिए। तो ओलंपिक जो कॉमनवेल्थ गेम जाने के बाद उधर भी गया था, मैंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। उधर भी 11.68, मेरा परफॉर्मेंस पूरा अच्छा। डाउन हो गया था, इतना इंजरी हो गया था मेरा। तो 11.17 के बाद 156 कर ली, 5-6। 5-6 से फिर 6-8 हो गया, अच्छा, धीरे धीरे नीचे जा पूरा रहा था आपका नीचे आ परफॉर्मेंस। गया अच्छा, था। तो फिर मैंने नवंबर को शायद, हाँ अक्टूबर एंड को ख़त्म हो गया कॉमनवेल्थ गेम। फिर नवंबर को मैंने घर आ गया छुट्टी में। फिर आके किम्स हॉस्पिटल में फुल बॉडी एमआरआई कराया। तो एमआरआई करने के बाद जो एमआरआई देखा था डॉक्टर ने, डॉक्टर सुदीप सतपथी सर ने, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो इंजरी इतना बढ़ गया है, बढ़ने के बाद वो लेवल 1 है, कैंसर को अटैक हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो इधर तुम पूरा फुल बॉडी को रेस्ट करो, रिकवरी करो, अभी कंपटीशन मत करो। आप कंपटीशन करोगे तो फिर आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी टाइम में मुझे जो मेडिसिन रेफरेंस करा गया था खाने के लिए, वो मेडिसिन में जो लेबल है, मतलब कुछ था ना, जैसे काफिन, अब अभी रूल जैसे है, आप काफिन 300 mg तक ले सकते हो। पहले 1000 mg लेते थे बॉडी में, तो अभी 300 mg से ज़्यादा नहीं ले सकते। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो मेडिसिन लेने का। तो उसी में रिस्ट्रिक्शन था 60 mg तक ले सकते हो, जो मैंने 80% mg ज़्यादा था, उसमें 20% ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक था। अच्छा। तो मेरे को पता नहीं था, डॉक्टर ने रेफरेंस दिया, मैंने भी उस टाइम में बताया कि ये डोपिंग तो नहीं आने वाला ना, बोला नहीं ये नहीं आएगा। तो ये किम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको ये प्रिस्क्राइब किया था? हाँ, प्रिस्क्राइब था। और मैं भी इसका जो प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने फिजियोथेरेपी, मेरा जो मेडिकल टीम है, अच्छा, उनको भी भेजे थे आप? इनको भी भेजे थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया था तुम्हारा तो अभी कोई खेल नहीं है। मतलब नहीं, क्या हमारा बेसिकली क्या होता है ना, जब कंपटीशन आता है 2-3 महीना पहले से डोप टेस्ट होता है, इससे पहले नहीं होता है। मैं बोला नहीं, अभी तो मेरी रिसेंट कंपटीशन है, कोई टेस्ट भी नहीं है अभी का, नहीं तो फिर अब ले सकते हो बॉडी में। अच्छा, ये बताइए, वो मेडिसिन लेने के बाद आपका रिकवरी हो गया? हाँ, रिकवरी हो गया ना। मतलब आप अभी पूरा फिट हो? हाँ हाँ,
पूरा फिट हूँ, लेकिन अभी कंपटीशन लड़ा नहीं ना, तो मुझे पता नहीं पता कि नहीं मैं चल रहा है, लेकिन कितना जब आप परसेंट प्रैक्टिस करते हो तो आपको ठीक प्रैक्टिस लग के रहा है। टाइम में मैं हमेशा पेन होता था, मतलब थोड़ा सा रनिंग करते तो कमर टाइट हो जाता था, जिस कारण से मैं लेफ्ट साइड लेग ऊपर उठा नहीं पा रहे थे, हाई मूवमेंट नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी तो कंपटीशन मेरा बंद हो गया, मैं इतना हाई स्पीड में नहीं दौड़ रहा हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई पेन नहीं है, मैं रनिंग कर पाऊँगी। इनका रेगुलेशन ऐसा है, मेल पाने के बाद आपको 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर में आपको री अपील करना पड़ेगा कि ये सैंपल के बारे में मुझे जानना है, वो सैंपल किसका है, कहाँ पे गया था, कौन सी लैब में टेस्ट हुआ है, ये सब जानने के लिए, और इसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो मैंने पैसा पे करके इंक्वायरी करने के लिए डाल दिया मैंने। और रूल ऐसा है कि जिस दिन से आपका मेल आएगा, इस दिन से आप कोई कंपटीशन भाग नहीं ले सकते, जिस दिन अच्छा। आपका कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा। तो मैंने वो 6 मंथ लगा इसको लाने के लिए, तो फिर वकील को पकड़ना पड़ा मुझे। वकील को बोल के केस डाला मैंने कि ये जो भी मेडिसिन गया है अननोनली गया है मेरी बॉडी में, मैं जानबूझ के लिया नहीं, और इंजरी के लिए मैंने लिया था। तो फिर इसका हियरिंग होने के लिए 3 महीना लगा, अच्छा। 1 साल चला गया इसमें। फिर फर्स्ट हियरिंग जब हुआ तो सारा डॉक्यूमेंट जो दिया था मैंने, इसके ऊपर आलोचना हुआ। जिसने मेडिकल मेडिसिन दिया था बोला इसको कोर्ट को लाओ, तो फिर उसको भी बुलाया, तो उन्होंने बताया कि मेडिसिन आपने क्यों दिया। वो बोला कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेडिसिन तो हम दे दिया था, तो इसका फिर हो गया। तो जो मेरे साथ इस शक्ल में थे सबको लेके हियरिंग हुआ। अच्छा, तो हियरिंग लास्ट हियरिंग हो गया मेरा 2 साल लग गया। मतलब 2023 से 2024 एंड लग गया एंड आपका में हियरिंग लगा, के लिए। एंड में शायद इसी यही, हाँ सॉरी, दिसंबर मंथ में। अच्छा। तो 24 को एंड को मेरा हियरिंग कंप्लीट हुआ, और इसमें बताया गया कि जो भी तुम मेडिसिन है वो तो अनरोल हुआ, मैंने चेक कर लिया, ओके है, लेकिन आपको पहले चेक करना चाहिए था जो मात्रा कितना है, कितना एमजी को लेना चाहिए था, नहीं लेना था, और आपने मेल भी नहीं किया है। अच्छा, तो ये आपका रूल है कि आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले मेल करोगे आप? हाँ, सोचो कि आपका इंजरी हो गया है, हाँ। और इंजरी के लिए आपको हाई डोज का मेडिसिन लेना है, तो आपको पहले मेल करना पड़ेगा। किसको मेल करेंगे आप? नाडा का, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अच्छा। इसको मेल करोगे, वो मेल में वो रिप्लाई करेंगे, ये मेडिसिन आप कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आप जो मेडिसिन लिए तब आपके तरफ से एक शायद चूक कह सकते हैं ये हुआ कि आपने नाडा को मेल नहीं किया मेल था। नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसका इतना रूल है करके कि नाडा को मेल कर। हाँ, तो आपका अभी कितने साल हो गया? 3 साल मेरा हो गया 3 साल ऑलमोस्ट? कंप्लीट हो गया। 3 साल कंप्लीट हो गया, यानी कि 2026 एंड तक ये बैन रहेगा जी आपके ऊपर। जी, नवंबर 28 तक नवंबर 28 तक, फिर उसके बाद आप खेल फिर सकते ट्रैक पे उतर सकती हैं, compete कर सकती हैं। बाकी ये तो द्युति आपके बारे में आपने बहुत विस्तार से हमको बताया कि कैसे आपकी लाइफ की जर्नी अभी तक रही है। तो आगे आपका क्या प्लानिंग है? क्योंकि फ्यूचर में ओलंपिक्स आ रहा है 2028 में, जी ये शायद लॉस एंजलिस में होने वाला है, जी। जुलाई में होने वाला है। तो आप इसके लिए अभी से कुछ प्रिपरेशन कर रही हैं? कैसे आपकी नहीं, सोच है? प्रिपरेशन तो नॉर्मल जो चल रहे तो चलते रहते हैं, लेकिन कंपटीशन वाला फीलिंग शुरू नहीं हो, जब तक बैन नहीं हटेगा तब तक मैं कंपटीशन वाला फीलिंग नहीं रहूँगी, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, सिर्फ ट्रेनिंग करने से नहीं होता, कंपटीशन लड़ना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन लड़ने से आपको पता चलता है बॉडी किस पीक में है, क्योंकि आप घर में बैठ के 100% नहीं दौड़ पाओगे, साथ में कोई रहेगा, फाइटर रहेगा, तब आपको 100% दे पाओगे। तो 100% वाला फीलिंग अभी तक बॉडी में है ही नहीं, और कंपटीशन अभी तक लड़ा नहीं मैंने, और कंपटीशन के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो हेवी ट्रेनिंग वो अभी तक मैंने लिया नहीं, क्योंकि नॉर्मल है, अभी फिटनेस के लिए कर रहा हूँ। तो पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन मेरा तो उम्मीद है मैं कंटिन्यू करूँगी तो खेल में, तो 28 के लिए प्रिपरेशन करूँगी खुद को, और नहीं तो फिर मुझे अवसर लेना पड़ेगा खेल में, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस हो गया ना, क्योंकि 3 साल ऑलरेडी मेरा बॉडी बैठ गया, और कंपटीशन का फीलिंग्स लेके कंपटीशन लड़ाई करने के लिए बॉडी को फिट करना वो दिक्कत है। फिर भी उम्मीद तो रखा मैंने कि मैं कोशिश करूँगी। इस बार मेरा बैन हट जाता तो मैं 26 का प्लान करके, 27 भी एक हाथ में है, 28 का मैं प्लान कर सकता हूँ, लेकिन 26 के बाद सिर्फ 1 ही साल बचा है। 1 साल तो बचेगा 1 साल में ओलंपिक प्रिपरेशन इतना आसान नहीं। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंपटीशन कर रहा हूँ तो हो जाएगा, लेकिन इतना दिन गैपनेस के बाद फिर मैंने ट्रैक को उतर के खुद को प्रिपरेशन के ओलंपिक लेवल करना बहुत ही दिक्कत है। फिर भी उम्मीद है कि मैं कर पाऊँ। नहीं, हम सबका उम्मीद आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम सब यही दुआ करेंगे कि आप जल्द से जल्द फिर ट्रैक पे लौटें और प्रैक्टिस करें, अपना प्रैक्टिस जारी रखें। फिर उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कुछ-कुछ जगह पे हम सुन रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं। समाज के लिए तो काम करना है, क्योंकि एक एथलीट का करियर वही होता है। आपने देखोगे मैरी कॉम हो, सचिन तेंदुलकर हो, साइना नेहवाल हो, पीटी उषा हो, वो सब पॉलिटिक्स करियर में गया है। तो स्पोर्ट्स पर्सन भी बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स को जाते हैं। तो मेरा भी उम्मीद है कि उड़ीसा में आप देखो दिलीप त्रिकी भी राज्यसभा मेंबर रहे थे, तो इसके बाद फिर लोकसभा मेंबर भी हुए। अभी हॉकी वर्ल्ड कप की, सॉरी हॉकी की इंडिया की प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट है। है। हाँ, हाँ। तो काफ़ी बहुत सारे ऐसे
एथलीट है, हम्म। जो स्टार है, तो अभी पॉलिटिक्स को जाके भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा इच्छा है, लेकिन मुझे मौका अभी तक नहीं मिला। तो फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं पॉलिटिक्स को नहीं, जाके आप समाज के लिए काम करेंगे। ऐसा ऑफर आया था आपके पास 2019 में या 24 में? नहीं, 24 में आया था, 19 पे तो नहीं आया था, था 24 में आया था, लेकिन उस टाइम में मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन चल रहा था उस टाइम में और ऐसे भी रोक केस चल रहा था। मैं मेंटली बहुत हैरेसमेंट हुई थी इस टाइम में। तो मैं मना कर देती नहीं, इसके लिए नहीं जाना है मुझे। नहीं जाना, लेकिन ऑफर आया था आपके ऑफर पास आया कि था, आप 2 पार्टी की तरफ से आया था। 2 पार्टी की तरफ से आया था, और दोनों पार्टी जो है वो एक तो रीजनल पार्टी थी और एक नेशनल पार्टी थी, जी। जितना हम समझ पाए। जी। अच्छा, तो हम उम्मीद करेंगे अगर आगे जाके आप पॉलिटिक्स भी करते हैं तो अच्छी तरह से करेंगे, जी। क्योंकि आप फाइटर हो। जी। हर जिस फील्ड में आपने किया है, जहाँ पे भी गए हैं, फाइट किए हैं, तो यहाँ जी। पे भी फाइट करके आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने अपना जो कीमती वक़्त है वो हमको दिया और जी। इतना सारा आपकी ज़िंदगी के बारे में बताया। और मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है, जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमको, वो आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी ज़िंदगी में 2 एस्पेक्ट रहे हमेशा, मैंने महसूस किया। एक तो आप फाइटर हो, आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाता है तो आप उससे फाइट करके निकल आते हो, जी। और आपके सर पे ना ऊपर वाले का हाथ है। जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले फाइट करके निकल आते हो, नहीं, अकेले तो कोई फाइट नहीं कर पाएगा। भगवान और का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, लोग जुड़ जाते सब हैं, उड़ जाते हैं। क्योंकि शायद आपका इंटेंशन इतना अच्छा है, सही है, तो सही लोग आपको मिल जाते हैं। जैसे आपका जो कोर्ट केस चला था स्विट्जरलैंड में, जी। वहाँ पे कहाँ-कहाँ से लोग जुड़ गए आपके जुड़ साथ गए। और आप वो केस जीत लिए। बहुत टाइम आपने दिया। थैंक यू सो मच फॉर वेलकम। कमिंग टू दूती ना कि सिर्फ फील्ड पे, ट्रैक पे तेज पे भागी, लाइफ के हर उस एरिने में भी तेज पे भागी हैं। इस तरह के इंस्पायरिंग जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करिए उज्जवल भारत स्टोरीज को, और कमेंट में जरूर बताइए व्हाट इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ योर लाइफ टिल दिस पॉइंट। अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक स्पोर्ट्स स्टार के साथ बातचीत करते हुए, उनकी जर्नी के बारे में जानते हुए। टिल देन, नमस्कार एंड कीप रनिंग अहेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स।